तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में जो तत्व केमिस्ट्री रासायनिक बल गति की जो चैप्टर है उसके अंदर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक का व्यंजक या फिर वेग स्थिरांक का व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है तथा इसका व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में आसानी से क्लियर करने वाले हैं। जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 5 नंबर में जरूर से देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक, तो इस व्यंजक को ज्ञात करने से पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया आखिर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इसके फॉर्मूला के माध्यम से समझ लेते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अर्थात dx/dt हो जाएगा। ये क्या है? अभिक्रिया की दर है, किसी भी अभिक्रिया का अभिक्रिया की दर है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अब अभिकारक यहाँ पर हम लोग a मान लेते हैं। अब इसका प्रथम घात 1 हो गया, अब इसका समानुपाती होता है। यही क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अब देखेंगे इसमें क्या बोला गया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अर्थात dx/dt तथा अभिकारकों के प्रथम घात के समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये एक क्या है? एक क्या है? अभिकारक है। अब इसका प्रथम घात 1 हो गया, अब इसके समानुपाती होता है, उसे ही प्रथम कोटि अभिक्रिया कह देते हैं। आशा करता हूं कि आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो ये परिभाषा है, डिफिनेशन है, आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक को ज्ञात करना किस प्रकार से होता है, इसका व्यंजक ज्ञात, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक अभिक्रिया मान लेते हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पास अभिक्रिया हो रहा है जो कि A से B तक हो रहा है। यहाँ पास A है तथा यहाँ पास क्या है? B है। ये A पदार्थ है, ये B पदार्थ है। अब इसकी प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग मान लेते हैं A है और B की प्रारंभिक सांद्रता को मान लेते हैं 0 है। ये क्या है? सांद्रता है, अर्थात प्रारंभ में किस प्रकार से होता है उसको देख लेंगे। ये क्या है? प्रारंभ में है, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता में है। अब t समय बाद क्या हो जाएगा? t समय बाद इसको लिख लेते हैं। तो t समय बाद क्या हो जाएगा? मान लेते हैं इसको a - x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो चलिए अब इसी से अभिक्रिया की कोटि अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं, इसके व्यंजक को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? तब प्रथम कोटि अभिक्रिया से लिख लेते हैं, अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? यहाँ पर इसी को लिख देंगे, dx/ में क्या है? dt है। उसके बाद क्या है? समानुपाती a के घात में क्या है? 1 है, तो उसको लिख देंगे। 1 को लिखें या ना लिखें एक ही मतलब है, एक का मतलब यहाँ पर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब क्या करेंगे, ये जो समानुपाती का जब चिन्ह हटता है किसी भी चीज में तो क्या होता है? एक कांस्टेंट आ जाता है, एक नियतांक, अर्थात वो नियतांक क्या होता है? k हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद इसको इक्वल करके k लिख देंगे। अब ये जो a है, कोष्टक में जो a है, इसके मान में हम लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि हम लोग t समय बाद के लिए हम लोग व्यंजक निकाल रहे हैं। तो ये जो a का मान है उसमें a - x को लिखेंगे, तो हम लोग उसको इसी स्टेप में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? a - x हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, हम लोग इसी को अच्छे से जमा कर लिख देंगे, अर्थात dx इधर आ जाएगा, ये इसके अपॉइंट में आ जाएगा, तो a - x हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इक्वल में हम लोग dt को उधर ले जाते हैं, तो k इंटू में क्या हो जाएगा? dt यहाँ पर हो गया। देख सकते हैं क्या किया इस स्टेप में। हमको ये वाला स्टेप है इसको याद रखना है ताकि हमको आसानी से आगे क्लियर हो जाए। हमको बस शुरू में क्या लिखना है उसको याद रखना है। क्या किए? a - x को इधर ला दिए, एक मिनट कोष्टक में ला देते हैं। उसके बाद क्या किए? dt को हम लोग उधर कर दिए। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में आगे देखेंगे, इसमें क्या कर देंगे हम लोग? समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में
समाकलन करने पर लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, समाकलन लगा देंगे dx अपॉन में क्या है, यहाँ पर अपॉन में क्या है, a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स आ गया। इधर समाकलन लगाएंगे तो k को सबसे पहले लाएंगे, k को पीछे ला देंगे, फिर क्या हो जाएगा d और t इधर आ गया। अब ध्यान रखेंगे क्या होता है, dx अपॉन में a माइनस एक्स है, इसके इक्वल में क्या होता है, इसके इक्वल में क्या होता है आपको याद रखना है, इसके इक्वल में होता है log e और क्या होता है log e a माइनस एक्स हो जाता है। तो हम लोग इसी को इस पर इनपुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट हम लोग इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि उधर और आसानी से बन जाए, उधर और बन सके। तो क्या होता है यहाँ पर, इसको लिख देंगे dx a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है log e और क्या होता है a माइनस एक्स हो जाता है। तो चलो इसी को हम लोग इसमें लिख लेते हैं, इसी को हम लोग इसमें भी लिख लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट नाम दे देते हैं। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग इसको हटा देंगे समाकलन के चिन्ह, तो क्या हो जाएगा log e a माइनस एक्स, इसको किसके जगह में लिखे हैं देख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लोग इसको लिख दिए, इक्वल में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अब यहाँ पर dt है, अगर dm रहता तो m को लिखते, da रहता तो a को लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जब समाकलन का चिन्ह हटाते हैं तो पीछे वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा समाकलन नियतांक c लग जाएगा। यहाँ पर c इज इक्वल टू समाकलन नियतांक आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, c क्या हो गया यहाँ पर समाकलन नियतांक यहाँ पर हो गया। चलिए अब हम लोग इसको आगे समझते हैं, आगे क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि ये जो क्रिया है वह प्रारंभिक अवस्था में है, मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, और x इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, आगे क्या हो जाएगा, यदि प्रारंभिक अवस्था में, तो इसको लिख लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू शून्य, और क्या हो जाएगा यहाँ पर जो x है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे क्या होगा उसको लिख देंगे, इसी कलर में लिख देते हैं, क्या क्या बचा log e बचा, यहाँ पर क्या बचा है a बचा है, और ये जो a का ये जो माइनस है उसको आगे लगा देंगे, यहाँ क्या हो गया a हो गया देख सकते हैं, ध्यान देंगे। उसके बाद इज इक्वल में क्या हो जाएगा k इंटू टी है, k इंटू क्या है t है, तो हमको t के स्थान पर क्या रखना है शून्य रखना है। जब हम लोग शून्य को k के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे हम लोग, k इंटू शून्य करेंगे तो पूरा मान शून्य तो हो जाएगा, इस कारण इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, क्या बचा c बचा, तो उसको लिख दिए, इसी स्टेप में देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा उसको ध्यान देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर थर्ड ले लिए, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, इसको दे दे वो ज्यादा अच्छा होगा, तो इसको क्या दे दिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, अर्थात ये जो c का मान है यहाँ पर हम लोग जो c का मान निकाले हैं उसको किस में रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे। आशा करता हूं कि आपको ये जो है आसानी से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार और रिवाइज करेंगे, चलिए क्या कर देंगे अब हम लोग समीकरण 2 में, तो इसको लिखेंगे समीकरण 2 में c का मान लेने पर लिख देते हैं, लेने पर, या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं c का मान, या फिर समीकरण 3 का मान लेने पर लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या होगा इसको देख लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा, जब हम लोग c का मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर log e a माइनस एक्स है, जैसा का तैसा उतार देंगे, k और t है, उसके बाद प्लस में जो मान है c का उसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस के यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लॉग e और क्या है यहाँ पर a है, तो a को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो log e है और log e है वो मतलब एक ही है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको केवल एक ही बार लिख देंगे, अर्थात kt को इधर ला दिए, उसके बाद क्या किए हम लोग log को एक बार लिख दिए log e को, उसके बाद ये जो a है
ऊपर आ जाएगा और ये जो a माइनस एक्स है वो यहाँ पास आ जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आपको ये वाला स्टेप को अच्छे से याद रखना है। हम लोग इस स्टेप में क्या किए, kt को इधर ला दिए, उसके बाद क्या किए log e यहाँ पास है तो उसको हम लोग एक बार लिखे और a को हम लोग ऊपर ला दिए और उसके अपॉइंट में a माइनस एक्स को यहाँ पास ला दिए हैं। अब चलिए अगला स्टेप में क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब अगला स्टेप में log e इज इक्वल टू क्या होता है, log e इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 क्या होता है log 10 होता है। तो ये पूरा का मान है, देख सकते हैं पूरा log e का मान क्या होता है 2.303 log 10 होता है। तो चलिए इसको इसी में लिख लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 दे सकते हैं, 3 इसको दिए 4 इसको दे सकते हैं, समीकरण नंबर 4। तो अब तब समीकरण 4 से लिख लेते हैं, समीकरण 4 से तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग मान रखेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा के टी और मान क्या है log e का ये है पूरा, तो उसको लिख देंगे 2 पूरा उतार देंगे log 10 हो जाएगा और बटे में क्या है उसको लिख देंगे तो a माइनस एक्स हो गया। देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो t का मान है उसको नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप हमारा t का मान को नीचे कर देंगे 2.303 हो जाएगा। अपॉन में t आ गया, t के मान को नीचे रख दिए, t को नीचे ला दिए, फिर क्या बचा log 10 है, उसके बाद a अपॉन में क्या है a माइनस एक्स है। और यही हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पर जो वेग स्थिरांक का व्यंजक है, दर स्थिरांक का व्यंजक है, यहाँ पर आंसर हमारा निकल कर आ चुका है। तो चलिए क्या हुआ इसमें एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। हमें सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो परिभाषा है उसको लिख लेना है। फिर क्या करेंगे, एक अभिक्रिया हो रहा था, एक अभिक्रिया में क्या हो रहा था, प्रारंभिक अवस्था में a था और इसमें क्या था b का 0 था। उसके बाद t समय बाद a माइनस एक्स लिख दिए और इसका क्या लिख दिए b का मान, b पदार्थ का मान क्या लिख दिए x लिख दिए। फिर आगे क्या हुआ, तब प्रथम कोटि का अभिक्रिया लगा दिया हम लोग, क्या लगा दिए यहाँ पर प्रथम कोटि का यहाँ पर अभिक्रिया लगा देंगे। उसके बाद अभिक्रिया लगाए तो यहाँ पर ये जो समानुपाती का चिन्ह है वो हट जाएगा, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है वो हट जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा मिट गया है उसको लिख देते हैं। क्या हुआ, समानुपाती का चिन्ह है हट गया, कांस्टेंट के आ गया। फिर क्या किए हम लोग टी समय बाद के लिए जब क्या निकाल रहे हैं, व्यंजक निकाल रहे हैं, तो टी समय बाद के लिए a माइनस एक्स रख दिए। फिर क्या किए, इसको अच्छे से जमा दिए, a माइनस एक्स को नीचे ला दिए, dt को उधर ले गए। फिर क्या किए, दोनों पक्षों में समाकलन करके इसका मान क्या होता है इसको हम लोग अगले स्टेप में लिख दिए। इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे दिए, सेकेंड नाम दे दिए। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक सांद्रता लगा दिए, समाकलन सांद्रता, समाकलन के लिए क्या है कांस्टेंट नियतांक आ गया। फिर क्या हुआ, जब हम लोग प्रारंभिक अवस्था के लिए मान लिए तो t को 0 मान लिए और x को 0 मान लिए, तब क्या निकल कर बचा माइनस log e a इज इक्वल में क्या हुआ c हो गया। देख सकते हैं ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। ये माइनस कहां से आया, इसका माइनस बचा हुआ है तो उसको हम लोग पीछे लगा दिए। देख सकते हैं, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। माइनस के कहां से आया, देख सकते हैं x क्या हो गया 0 हो गया, इसका माइनस बचा तो वो इधर आ गया। इसके बाद क्या किए, समीकरण 2 में c का मान रखने पर अर्थात समीकरण 2 में 3 का मान ले लिए। क्या हुआ, देख सकते हैं मान ले लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मान ले लिए। फिर क्या हुआ, फिर हम लोग kt को इधर ला दिए, log को इधर ला दिए, a उधर चला गया ऊपर में, फिर ये इधर नीचे पक्षांतर हो गया। फिर क्या हो गया, log e का मान ये होता है तो इसको हम लोग यहाँ पर इनपुट कर दिए। फिर क्या हुआ, ये जो t है इसको हम लोग इसके स्टेप में नीचे ला दिए। फिर हमारा जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का व्यंजक है यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक का व्यंजक है आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये जो डिफिनेशन है, ये जो व्यंजक है किस प्रकार से ज्ञात हुआ, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस पैराग्राफ टॉपिक में प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक के लिए व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं। तो
अगर आपको जो टॉपिक समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।